हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। तो वहाँ पर हमने उन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया था जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज टेस्टिस। और उसके बाद स्पर्म को कैरी करने वाले डक्ट्स के बारे में पढ़ा था। और फाइनली जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था। तो जो ग्लैंड्स के सिक्रीशन है और जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बने हैं, दोनों आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। सो सीमन इज बेसिकली स्पर्म formed from testes plus secretion of male accessory glands. So एक नॉर्मल इजैकुलेशन में कितना सीमन रिलीज किया जाता है? इट इज अराउंड 3 to 4 मिलीलीटर। एक नॉर्मल इजैकुलेशन में 3 to 4 मिलीलीटर सीमन इजैकुलेट किया जाता है। और इस सीमन के अंदर टोटल 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। कितने स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं? 300 मिलियन स्पर्म्स। अगर रेंज की बात करें तो 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स यहाँ पर एक सिंगल इजैकुलेशन में रिलीज किए जाते हैं। सो टोटल स्पर्म काउंट्स विल बी 80 मिलियन to 100 मिलियन per ml. So the total sperm count will be 80 million to 100 million per ml of semen. Clear? So in 100%, that is 300 million sperm में से 300 million sperm में से नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए मिनिमम 60% स्पर्म्स के पास नॉर्मल शेप होनी चाहिए और नॉर्मल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए 40% स्पर्म्स के पास विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब ये अच्छे से मूव करने चाहिए। इन दो केसेस में ही जो स्पर्म है वो फीमेल एग को फर्टिलाइज कर पाता है। क्लियर? सो यहाँ पर ये कुछ टर्म्स हैं जो कि सीमन से रिलेटेड है। सो फर्स्ट इज एजूस्पर्मिया। अगर सीमन के अंदर स्पर्म्स एब्सेंट है, नो स्पर्म्स, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एजूस्पर्मिया। यहाँ पर ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, कुछ। अगर स्पर्म का नंबर कम है, फ्यू स्पर्म्स इन सीमन। अगर सीमन के अंदर स्पर्म का नंबर कम है और कुछ एक ही स्पर्म्स प्रेजेंट है तो उस केस को बोलते हैं हम ओलिगोस्पर्मिया। नेक्स्ट इज नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रो का मतलब होता है डेड। अगर सीमन के अंदर डेड स्पर्म्स प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं नेक्रोस्पर्मिया। एंड लास्ट इज एस्थीनोस्पर्मिया। एस्थीनोस्पर्मिया के अंदर क्या होगा? पुअरली मोटाइल और इमोटाइल स्पर्म्स किसमें प्रेजेंट हो? सीमन के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एस्थीनोस्पर्मिया। तो बेसिकली 4 टर्म्स है जो कि सीमन से रिलेटेड होती है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। एक पार्ट में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा और दूसरे पार्ट में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? जो स्पर्मेटोजोआ है इनको स्पर्म्स भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म्स भी बोलते हैं। तो जब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि टेस्टी के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर फर्दर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी जिनको हम बोल रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब हमने डायग्राम को देखा था तो वहां पर क्या प्रेजेंट था? बाहर की साइड एक जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट थी। तो ये बेसिकली इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एक सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट थी, और इन जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में कुछ लार्ज सेल्स प्रेजेंट थी जिनको हम क्या बोलते थे? सर्टोली सेल्स बोल रहे थे। यहाँ पर ये लार्ज सर्टोली सेल्स प्रेजेंट थी। तो हम अगर इस
इस पर्टिकुलर एरिया को एलाबोरेट करें तो हमें कुछ ये दिखेगा। तो इस डायग्राम में देखो, ये जो नीचे है, ये जो नीचे लेयर प्रेजेंट है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। जनरली इन जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर कैसी सेल्स प्रेजेंट होंगी? क्यूबॉइडल सेल्स, और इन सेल्स को बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, प्राइमरी या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं, और ये क्यूबॉइडल होती है। इसके अलावा कुछ लार्ज सेल्स भी प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स बोलते हैं। अब देखो, जो ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो डिवाइड करके क्या बनाएगी? स्पर्मेटोगोनियम बनाएगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम फर्दर डिवाइड करके स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्दर डिवीजन होंगे और क्या बनाएगा? वो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर फाइनली जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। क्लियर? सो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो ये सेंटर में एक लार्ज सेल दिख रही है आपको, ये जो लार्ज सेल दिख रही है, दिस इज द सर्टोली सेल, और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सर्टोली सेल। ठीक है, तो जैसे ही इन जर्मिनल एपिथेलियम के पास FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहुंचता है, तो ये हार्मोन इन जर्मिनल एपिथेलियम को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए एक्टिवेट कर देता है। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? जर्मिनल एपिथेलियल सेल से फॉर्मेशन होगा। और इसके अलावा जो ये पूरी प्रोसेस है इसमें दो पार्ट है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म्स। सो ये फर्स्ट पार्ट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फर्दर 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है। तो फर्स्ट फेज इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज इज मैच्योरेशन फेज। एज इसके नाम ही बता रहे, मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन मतलब सेल जो है मल्टीप्लाई करेगी, अपना नंबर इंक्रीज करेगी। जैसे सेल ने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, फिर उनके अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो ये जो ग्रोथ फेज है इसके अंदर सेल अपने आप को ग्रो करेगी। अब सेल ग्रो भी हो गई, फिर उसके बाद मैच्योरिटी आनी जरूरी है सेल के अंदर। तो जो लास्ट फेज होगा इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। अब इस मैच्योरेशन फेज के अंदर फाइनली स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो भी स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? तो इस टर्म को आप याद रखना। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। सो इनिशियली जो एपिथेलियल सेल्स है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, वो डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? उनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है वो माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएंगी? स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करेगी। ए नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। जो ये स्पर्मेटोगोनिया बना है, यहाँ पर ये जो सेल है स्पर्मेटोगोनिक सेल, दीज आर द जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। तो जो ये स्पर्मेटोगोनिया है यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, ये 2 टाइप का बनता है, एक तो A टाइप का और दूसरा B टाइप का। सो जो A टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम है वो कैसे एक्ट करता है? स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है। स्टेम सेल का फंक्शन क्या होता है? सेम टाइप की और बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करना। तो ये जो A टाइप स्पर्मेटोगोनियम बना है ये फर्दर डिवाइड होके क्या करेगा? B टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्पर्मेटोगोनिया बने, A टाइप स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है, और दूसरा B टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया जो फर्दर डिवाइड करके स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ तक देखो, ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोगोनिक सेल से B टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया या A टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मतलब इस फेज के अंदर जो सेल है वो अपने आप को कंटिन्यूअसली डिवाइड करके सेम नंबर की बहुत सारी सेल्स बना रही है। ठीक है, तो यहां तक
स्पर्मेटोगोनिक सेल से स्पर्मेटोगोनिया जो बना है, कौन कौन से टाइप के, ए टाइप और बी टाइप के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। अब नेक्स्ट फेज देखो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बन गया, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया बन गया, इसके अंदर क्या होगा, फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोटिक से क्या होगा, इसी टाइप की बहुत सारी और सेल्स बनेंगी। तो इस माइटोसिस से जो यहाँ पर सेल बनेगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो बी टाइप सेल से जो ये स्पर्मेटोसाइट बना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है, इस फेज को बोलते हैं हम ग्रोथ फेज। मतलब ये कि जो बी टाइप सेल है वो अपने आप को ग्रो करके किसमें कन्वर्ट कर लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर इसने कन्वर्ट कर लिया। अब यहां तक देखो, दो फेज होगी, मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज। इन दोनों फेज के अंदर सेल की जो प्लॉइडी है वो कैसी है, डिप्लॉइडी है। सेल की जो प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइडी है। डिप्लॉइड मतलब इनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। कहां तक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगा। आपको सभी को पता ही होगा, मियोसिस जो है उसके दो पार्ट होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। तो इस रिडक्शनल डिवीजन के अंदर क्या होगा, जो प्लॉइडी है सेल की वो रिड्यूस होके हाफ हो जाएगी। प्लॉइडी जो होगी सेल की वो रिड्यूस होके हाफ हो जाएगी। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उसकी प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड है, 2n है, और उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 है। तो जैसे इसके अंदर मियोसिस 1 दैट इज रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो इससे ये दो सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है। ठीक है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, और उनकी प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो ये जो कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर सेल की प्लॉइडी चेंज हो रही है, और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 हुआ, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और इस मियोसिस 1 से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब उनकी प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, और क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ, 46 से 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर बच जाएंगे। अब देखो यहाँ पर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब इन दोनों के अंदर मियोसिस 2 होगा। जो मियोसिस का सेकंड पार्ट क्या है, मियोसिस 2, और ये जो मियोसिस 2 है इट इज इक्वल टू माइटोसिस। जैसे माइटोसिस होता है, यहाँ पर हुआ था माइटोसिस, तो उसके जैसा ही मियोसिस 2 होता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये सेल डिवाइड करेगी तो नई सेल्स जो बनेगी, जो नई सेल्स बनेगी उनकी प्लॉइडी कैसी होगी, इसके जैसे ही होगी। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 होगा, तो फर्दर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, दो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, और इन स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, और टोटल क्रोमोसोम्स नंबर कितने होंगे यहाँ पर, 23, सिमिलर टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, अब यहां तक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का जो कन्वर्जन है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का कन्वर्जन है, इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज। ओके, मैचुरेशन फेज के बाद जो ये स्पर्मेटिड है, जो ये स्पर्मेटिड है, ये फर्दर मेटामॉर्फोसिस हो जाएंगे इनके अंदर। मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये जो एक स्पर्मेटिड है वो एक स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 स्पर्मेटिड्स प्रेजेंट है, और 4 स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजोआ इज स्पर्म। ओके, सो जो एक स्पर्मेटोगोनिया है, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ और
स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर ये जो स्पर्म्स है फॉर्म हो गए, स्पर्म्स क्या हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये स्पर्म जो है फॉर्मेशन होने के साथ ही बॉडी से इजैकुलेट नहीं किए जाते, तो ये कुछ टाइम के लिए नरिशमेंट लेते हैं। तो फाइनली ये जो सर्टोली सेल है इसके यहाँ पर इसके हेड, इसके अंदर जो स्पर्म है अपने हेड के थ्रू, स्पर्म का जो हेड है इन सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। इन सर्टोली सेल्स के अंदर जो स्पर्म का हेड है वो एम्बेडेड हो जाता है, और इन सर्टोली सेल से ये जो स्पर्म है वो न्यूट्रिशन लेते हैं हेड को एम्बेडेड करके। फिर उसके बाद जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं। तो स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। सो स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ejaculation of sperms or removal of sperms from the seminiferous tubule। तो seminiferous tubule से जब ये बाहर निकलेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर ये जो दो टर्म्स है स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, इन दोनों को आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस और व्हाट इज स्पर्मिएशन। ओके, so this is all about the formation of sperm, that is spermatogenesis। अब हम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कैसे हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में अभी स्टडी। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और फंक्शंस वो है हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हार्मोनल सिग्नल अराइज होता है वो कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। तो हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन रिलीज करती है। GnRH इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करता है। पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब आगे की तरफ और दूसरा पोस्टीरियर लोब पीछे की तरफ। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर जाके जब ये GnRH एक्ट करता है तो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करती है। क्या, कौन से हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन्स को रिलीज करती है। तो गोनेडोट्रोफिन्स कौन कौन से होंगे, FSH और दूसरा LH। FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH लेडिंग हार्मोन। मेल के केस में LH हार्मोन को ICSH बोलते हैं। ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल के केस में LH को क्या बोलते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो ये FSH है, FSH क्या है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एपिथेलियल, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थी, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट थी, इन्होंने माइटोसिस से क्या फॉर्मेशन किया था, स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो जो ये FSH है वो डायरेक्टली स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर जाके एक्ट करेगा और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। जो प्लस साइन है वो स्टिमुलेटिंग का है और माइनस साइन इनहिबिशन का। क्लियर, FSH जो है वो डायरेक्टली स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर जाके एक्ट करेगा और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा। क्लियर, इसके अलावा जो FSH है वो सर्टोली सेल्स के ऊपर भी डायरेक्टली एक्ट करता है। ये सर्टोली सेल्स की तरफ एरो जा रही है, तो सर्टोली सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, फिर सर्टोली सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और अपना हार्मोन्स सिक्रेट करेगी। तो सर्टोली सेल्स है वो ABP इज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रेट करेंगी। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगे, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है यहाँ पर जो सिक्रेट हुए इनके साथ जाके बाइंड करेंगी और टेस्टोस्टेरोन की कंसेंट्रेशन को इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इंक्रीज कर देगी।
ठीक है। एबीपी क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रिंसिपल एंड्रोजन है। तो एबीपी जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करेगा और टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इंक्रीज कर देगा। ओके, नाउ इसके अलावा जो सर्टोली सेल है वो एक एक्टिविन हार्मोन भी सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है? एक्टिविन हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट गोनाडोट्रोफिन्स। ओके, एक्टिविन क्या करे? एक्टिवेट करेगा किसको? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टू सिक्रीट गोनाडोट्रोफिन्स। ठीक है, जिससे एफएसएच और एलएच के लेवल और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जब इसका जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतने हार्मोन सिक्रीट हो गए, तो जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली हार्मोन, इनको इनहिबिट मतलब रोकना भी जरूरी है। तो सर्टोली सेल्स क्या करेगी? इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेगी। इनहिबिन हार्मोन कहां पर जाके एक्ट करेगा? हाइपोथैलेमस पे और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करेगा। तो जैसे ही इनके ऊपर ये इनहिबिन हार्मोन एक्ट करेगा तो इन ग्लैंड्स से जो ये हार्मोनल सिक्रीशन हो रहा है हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच का और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन्स का, तो इन हार्मोन का रिलीज जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से? इनहिबिन हार्मोन की वजह से इनहिबिट कर देगा ये। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा गोनाडोट्रोफिन है दैट इज एलएच और आईसीएसएच। आईसीएच इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो ये जो आईसीएसएच है वो डायरेक्ट लेडिग्स सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा। तो ये जो स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्यूबियोइडल सेल्स थी वो जर्मिनल एपिथेलियम बना रही थी, और ये जो लार्ज सेल्स थी दीज वर द सर्टोली सेल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट थी जिनको हम क्या बोलते हैं? लेडिग्स सेल्स। लेडिग्स सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। तो जो ये आईसीएसएच है वो लेडिग सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा। लेडिग सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो लेडिग सेल्स क्या सिक्रीट करेगी? एंड्रोजन्स का सिक्रीशन करेगी। किसका सिक्रीशन करेगी? एंड्रोजन्स। ठीक है, एंड्रोजन में प्रिंसिपल एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। प्रिंसिपल एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। तो एलएच और आईसीएसएच लेडिग सेल के ऊपर एक्ट करके एंड्रोजन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। अब ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है अदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है इसको मेंटेन करेंगे। क्लियर? इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी क्या करेगा? एक पार्टिकुलर लेवल पे रिलीज होने के बाद इन ग्लैंड्स को सिग्नल देगा कि यहां से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो बंद हो जाए। तो इनहिबिशन का सिग्नल भी कौन दे रहा है? टेस्टोस्टेरोन टू द हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? सो इस तरह से मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हार्मोन से कंट्रोल होता है। क्लियर? ओके।